मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 6 लिन शान खून थूकता है, स्पष्ट है कि हम ही हार रहे हैं। वेब नॉवल। भाई लिन यान, मुझे नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। पहले तो वह कभी अपनी असली ताकतें सामने नहीं ला पाती थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि लिन हैंग भी अपनी शक्ल में नहीं दिखती। लिन परिवार की युवा पीढ़ी में भाई लिन यान शायद सबसे महान कलाकार हैं। इस समय लिन यान को एक ही मुक्के से लिन होंग को पीछे धकेलते हुए देखा गया। सभी लोग दंग रह गए, विशेष रूप से किंग टैन पर आंखों में लिन यान को देखकर प्रशंसा का भाव था। आखिर में जब उसे सबसे ज्यादा मदद की बर्बादी थी, तब लिन यान ने ही उसकी मदद की थी। इस भावना के साथ किंग टैन का लाइन यान के प्रति स्नेह और भी बढ़ता गया। लिन यान को इतनी बहादुरी से परफॉर्म करते हुए देखा कि वह अपनी छोटी सी फैन बन गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। भाई लिन होंग लिन परिवार की युवा पीढ़ी में शीर्ष 3 स्थान पर हैं। ये बेकार चीज। अच्छा, भाई लिन होंग को कितना हरा सकता है? ये तो बेहद आक्रामक शैतानी बात है। ये तो बेहद बेकार चीज है। किंग टैन की तुलना में लिन शान बेहद मित्रता महसूस कर रही थी। जब उसने लिन हैंग को पहली बार देखा तो वह बहुत निराश हो गया। ये संकेत दिया गया कि लिन हैंग अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके सबसे करीबी दोस्त लिन होंग लिन यान हार जाएंगे और वह छठे स्तर की प्रशिक्षण प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। इस कारण से लिन शान इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। धत्तेरी की, ये बच्चा भी ट्रेनिंग के छठे लेवल पर है। मैंने उसे कम आदा। लिन होंग अंततः जमीन से खड़ी हुई। उसका चेहरा बेहद उदास था। हर किसी के सामने इस तरह की अनाचार होने से उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि लिन हैंग को यह विश्वास नहीं था कि वह लिन यान का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। हालांकि प्रतिद्वंदी शक्तिशाली थी, लेकिन वह कमज़ोर भी नहीं थी। और अभी अभी उसकी हार का मुख्य कारण ये था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसे प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पहला से माप नहीं था। अन्यथा अगर वह अपनी पूरी ताकत देता है तो दयालु ये निम्मा लिन यान उसकी प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाती है। फिर से आओ, इस बार मैं अकाउंट लूंगा। इस मताधिकार लिन हैंग ने शाश्वत संसार ली और अपनी गरिमा को वापस पाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। उबाऊ हमलावर लिन यान को बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन उसने लिन होंग को बिना किसी दिलचस्पी के देखा। उस आखिरी युद्ध में लिन होंग की असली ताकतों का आकार कम हो गया था, इसलिए उसकी ताकत मोटी मोटा हो गई थी। अब इसमें कोई भी नोटबुक नहीं बची थी। ये बना क्यों है? तुम घमंडी बच्चे हो। लिन होंग ने लिन यान की भावनाओं को भलीभांति देखा और वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। विश्व के किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। इस बार उसने लिन यान को अपने अपमान की कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया। तुम सब इसे बंद करो। हालांकि वही क्षणभंगुर एक विनाशकारी भारी चीख सुनाई दी। ये चिल्लाकर सभी के साथियों को रोक दिया और जल्द ही उनके बीच एक लड़की का टुकड़ा दिखाई दिया। लड़की ने लाल कपड़े पहने थे और वह लगभग 17 या 18 वर्ष की लग रही थी। लिन होंग और अन्य लोगों से थोड़ी बड़ी। उसका रूप रंग बेहद खूबसूरत था। उसकी उठी हुई भौहें एक ऐसे वीर भाव को दर्शाती थीं जो किसी पुरुष से कम नहीं था। ये तो सिस्टर लिन शिया हैं। पीछे खड़ी किंग टैन ने यह नज़ारा देखते ही खुशी से जयकारे लगा दिए। लिन होंग और लिन शान के विपरीत लिन शिया ने कभी भी अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाया नहीं और वह बेहद निष्पक्ष और न्यायप्रिय थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किंग टैन लिन शिया को जानती है, इसलिए उसे विश्वास है कि लिन शिया उनकी मदद करेगी। और वास्तव में ठीक वैसा ही हुआ। घटनास्थल पर पहुंचते ही लिन शिया ने तुरंत लिन होंग और लिन शान का सामना किया। ये दोनों भाई दूसरों को धमकाने के लिए कुख्यात थे और परिवार के वित्तीय मामलों में अपने पिता के दबदबे का फायदा उठाते थे। जब भी कोई परेशानी होती थी, उसका संबंध हमेशा इन दोनों भाइयों की हिंसा से ही होता था। इसलिए लिन शिया ने भौहें चढ़ाकर लिन होंग से कहा, लिन होंग, लिन परिवार के सदस्य होने के नाते क्या हमें सचमुच लड़ाई के लिए तात्विक शक्ति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? इसके अलावा दादागिरी की भी एक सीमा होती है। तुम लोग सिर्फ कुछ लोग नहीं हो, तुम लोग छठे स्तर के प्रशिक्षण पर हो। क्या लिन यान, तुम्हारे चचेरे भाई और किंग टैन के खिलाफ इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? ये सुनकर लिन होंग और लिन शान लगभग अवाक रह गए। आखिरकार इस बार नुकसान तो उन्हीं को उठाना पड़ा। लिन शिया की बातों के बाद ऐसा क्यों लग रहा था कि लिन यान और बाकी लोग ही पीड़ित बन गए हैं? इसलिए उस समय लिन होंग के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। और लिन शान ने असंतोष से चिल्लाते हुए कहा, बहन लिन शिया, क्या आपकी आंखें ठीक हैं? किसने किसको धमकाया? मेरे शरीर पर लगी चोटों को देखो और फिर मेरे भाइयों के चोटिल चेहरों को देखो। आज हमें लिन यान ने पीटा है और मेरे भाई ने किसी को तंग नहीं किया। लिन यान को देखो, जिसे तुम एक मासूम लड़का समझते हो। वो ऊपर से जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। वो अपने अंदर कुछ गहरा छुपाए हुए है। छठे स्तर की साधना में मेरे भाई को भी उससे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। और तुम कह रहे हो कि हम तंग करने वाले हैं? ये सुनकर लिन शिया थोड़ी हैरान रह गई।
वह लिन शान और अन्य लोगों को देखे बिना नहीं रह सकी और वास्तव में उसने पाया कि वे चोटों से ग्रस्त थे। बगल में खड़े लिन हॉन को देखते हुए उसने ये भी देखा कि उसका रूप रंग अस्त व्यस्त था, उसमें आत्मविश्वास की सामान्य झलक नहीं थी। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे। इसके विपरीत लिन यान शांत और संयमित दिख रहा था, उस पर खरोंच तक नहीं थी। इससे लिन शिया कुछ हद तक अचंभित रह गई। आखिरकार वह लिन यान को भी जानती थी। वह लिन परिवार में काफ़ी सामाजिक थी और लगभग सभी को जानती थी, लेकिन उसे कभी पता नहीं था कि लिन यान की ताकत इतनी ज़बरदस्त है। इसलिए जब वह अपने सामने लिन यान को देखती रही तो लिन शिया भी बेहद हैरान रह गई। क्या किंग टैन ने जो कहा वह सच है? उसने बगल में खड़ी किंग टैन से पुष्टि करने के लिए पूछे बिना नहीं रह सकी। बहन लिन शिया, ये सच है। भाई लिन यान वाकई कमाल के हैं। किंग टैन ने राइस चुगते हुए नन्हे चूजे की तरह हिलाया सिर और लिन यान की दिल क्लासिक्स की। ये देखकर लिन शिया की परस्पर विरोधी लिन यान पर और भी विचित्र हो गई। लेकिन बहन लिन यान ने उस पर अचानक हमला नहीं किया जैसा कि वे दावा कर रहे हैं। भाई लिन यान संयोगवश वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे डांटते हुए देखा, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। उन्हें दोष मत दो। किंग टैन को डर था कि लिन यान की गलत समझ थी, इसलिए वह लिन शिया को फिर से मिला। लिन शिया की संभावित स्थिति को समझा गया था। कुल मिलाकर कुछ इस तरह की बात थी। लिन शान हमेशा की तरह किंग टैन को धमकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार लिन यान ने ये सब देखा और आखिरकार उसने उन दोनों को पीट दिया। इससे लिन शिया को काफ़ी राहत मिली, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लेखों पर कड़ी टिप्पणी की थी और अब आखिरकार उन्हें इसके नतीजे मिले हैं। खैर, अगर आप अविश्वासपूर्ण बहस करना चाहते हैं तो इसे पारिवारिक बैठक के लिए बचा कर रखें। और वैसे भी अपने ही हेल्थकेयर से कौशल की तुलना करना कोई मतलब नहीं। यदि आपके पास क्षमता है तो किंग्यांग राजवंश में शिकार की लड़ाई जीतें। असल में असली बात यह है, लिन शिया ने लिन होंग और लिन शान से फिनफुल के अंदाज में कहा। इससे उन दोनों के चेहरों पर भी बुरा लग गया। वे जानते थे कि आज वे अपनी प्रतिष्ठा वापस नहीं पा सकते हैं, इसलिए लिन होंग आगे बढ़े। उनका चेहरा बिल्कुल ठंडा था और उन्होंने लिन यान से कहा, लिन यान, आज खुद को भाग्यशाली समझो। बहन लिन शिया शेयर रक्षा के लिए यहाँ हैं, लेकिन यह मत सोचो कि यह अंत है। बहन लिन शिया सही कह रही हैं। पारिवारिक बैठक में मैं आपको चुनौती देता हूँ। तब तक मैं मजबूत समझ रखता हूँ कि हमारी बीच ताकत का अंतर वास्तव में कितना बड़ा है। इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 7 घटनास्थल पर पहुंचना, लिन डोन की कृतज्ञता वेब नॉवल। लिन हॉन को भी पता था कि आज उसकी बेइज्जती हुई है, इसलिए लिन यान को भयंकर धमकी देने के बाद उसने जरा भी गरिमा नहीं दिखाई। उसने तुरंत बगल में खड़े लिन शान और अन्य लोगों की ओर देखा। चल दर, कुछ आग्रह करने पर वह तुरंत सभी को वहां से ले गया। अंततः मामला सुलझ गया। लिन होंग और बाकी लोगों को धीरे धीरे गायब होते देख किंग टैन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से लिन यान आज उसकी मदद के लिए आ गई, वरना उसे सच में नहीं पता था कि वह क्या करती। लिन यान, तुम बड़े चालाक हो, तुमने इसे बड़ी चतुराई से छिपाया है। लिन शिया ने अचानक शरारती मुस्कान के साथ लिन यान के कंधे को गले लगा लिया। उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था, इसलिए लिन शिया लिन यान की अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली ताकत देखकर बहुत हैरान थी। अब वह लिन यान की बांह को जोर से पकड़े हुए थी और मजाकिया लहजे में उसे कोस रही थी। शरीर को मजबूत करने के छठे स्तर पर पहुंच गए हो और तुमने अपनी बहन को बताया तक नहीं। लिन यान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपने पूछा ही नहीं। लिन शिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की। वह लिन यान को मुक्का मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने देखा कि किंग टैन सावधानी से बगल से उनकी ओर आ रही है। लिन यान को देखते हुए उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। ये देखकर लिन शिया ने लिन यान को चिढ़ाना बंद कर दिया। उसने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और सीटी बजाते हुए कहा, लगता है कोई तो भाग्यशाली है। लिन यान ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपने सामने खड़े किंग टैन से पूछा, क्या आपको कुछ कहना है किंग टैन? शर्म से लाल होते हुए किंग टैन ने कहा, दरअसल मैं आज मेरी मदद करने के लिए भाई लिन यान को धन्यवाद देना चाहता था। अगर भाई लिन यान न होते तो लिन शान और बाकी लोग मुझे ज़रूर तंग करते। लिन यान मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए किंग टैन के सिर पर थपथपाया। हम परिवार हैं, इतना औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखकर किंग टैन के गाल और भी लाल हो गए। वह असल में लिन यान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना जारी रखना चाहती थी, लेकिन उनके पीछे से लिन चान की आंख लिन डोन के साथ जल्दी से दौड़कर आ गया। जाहिर है लिन डोन को लिन चान की आंख से खबर मिली थी और वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। हालांकि मूल कथानक के विपरीत स्थिति को लिन यान द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया था, इसलिए जब लिन डोन पहुंचा तो उसे करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। भाई लिन यान, क्या बहन लिन शिया भी यहाँ हैं? किंग टैन, मैंने लिन चान की आंख से सुना कि लिन शान और बाकी लोग थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे।
क्या तुम ठीक हो? लिन डोंग को लिन यान और लिन शिया को देखकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन शिष्टाचारवश उसने फिर भी उन दोनों का अभिवादन किया। फिर लिन डोंग तेजी से आगे बढ़ा और किंग टैन का छोटा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसने किंग टैन से पूछा, मैं ठीक हूँ भाई लिन डोंग। भाई लिन यान और बहन लिन शिया ने ही मुझे बचाया था। किंग टैन ने अपना सिर हिलाया और लिन डोंग से कहा। लिन डोंग को असमंजस में देखकर किंग टैन ने उसे पूरी कहानी सरल शब्दों में समझा दी। ये सुनकर लिन डोंग की आंखें कुछ हद तक ठंडी हो गईं। लिन शान और लिन होंग हमेशा से दूसरों को परेशान करते रहे थे और लिन डोंग लंबे समय से उनके खिलाफ शिकायत पाले हुए था। इस घटना ने उसके गुस्से को और भड़का दिया, इसलिए लिन डोंग ने चुपके से उनसे निपटने का मौका तलाशने का फैसला कर लिया। बेशक ये लिन डोंग का लिन होंग और लिन शान के बारे में सिर्फ नजरिया था। किंग टैन के विवरण को सुनने के बाद लिन डोंग ने लिन यान और लिन शिया के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से लिन यान। किंग टैन की कही हुई बातों को सुनने के बाद अगर लिन यान ने समय पर हस्तक्षेप न किया होता तो किंग टैन शायद लिन शिया के आने का इंतजार भी नहीं करता। इसलिए लिन यान के प्रति उनकी कृतज्ञता और भी गहरी हो गई। धन्यवाद भाई लिन यान, इस बार जो हुआ मैं उससे याद रखूंगा। लिन डोंग ने अत्यंत गंभीरता से लिन यान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वह हमेशा से ही दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति रहा था, खासकर अपने परिवार और भाइयों के प्रति। इसलिए इस बार लिन यान द्वारा किंग टैन की मदद करने से उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। भविष्य में अगर लिन यान किसी मुसीबत में पड़ती है तो लिन डोंग कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगा। हे इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है, आखिर हम परिवार हैं। एक दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक ही है, लिन यान ने लिन डोंग को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये भाव चीनी नव वर्ष पर लाल लिफाफे मिलने जैसा था, जहां शब्द भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। हालांकि लिन डोंग और लिन यान की मुलाकात अभी अभी हुई थी। हालांकि वे एक ही परिवार से थे, लेकिन लिन डोंग और लिन शिया के विपरीत, जिनके बीच खून का रिश्ता था, यह उनकी पहली बातचीत थी। इसलिए लिन डोंग और लिन यान ने कुछ औपचारिक बातें की और फिर ज़्यादा बातचीत नहीं की। मुलाकात के तुरंत बाद उनके लिए खुलकर बात करना और सारी झिझक छोड़ देना असंभव था। इसलिए लिन डोंग जल्द ही किंग टैन के साथ चला गया। लेकिन जाने से पहले किंग टैन दौड़कर लिन यान के पास गया और उसके कान में फिर फुसफुसाया, भाई लिन यान, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में दोस्त बने रहेंगे। लिन यान मुस्कुराए और सहमत हो गई। फिर किंग टैन और लिन डोंग एक साथ चले गए। हालांकि वापस लौटते समय लिन डोंग ने फिर भी किंग टैन से पिछली घटनाओं के बारे में विस्तार से पूछा। आखिरकार उसे यह नहीं पता था कि लिन यान कितनी शक्तिशाली थी, इसलिए वह यह नहीं समझ सका कि लिन यान ने किंग टैन की मदद कैसे की। भाई लिन डोंग, आपको ये पता नहीं है, भाई लिन यान बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अकेले ही लिन शान और अन्य लोगों को हराया था, और यहाँ तक कि जब उन्होंने लिन होंग से लड़ाई की थी तब भी वह उनके सामने टिक नहीं पाए थे। किंग टैन ने बिना किसी संकोच के लिन यान की प्रशंसा की। इतना मजबूत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लिन होंग को पहले से ही टेम्परिंग बॉडी रियल्म के छठे स्तर पर होना चाहिए, है ना? क्या भाई लिन यान उससे अधिक शक्तिशाली है? ये सुनकर लिन डोंग थोड़ा हैरान रह गया। किंग टैन ने गर्व से जवाब दिया, बेशक, भाई लिन यान बहुत शक्तिशाली हैं। ये सुनकर लिन डोंग को आखिरकार लिन यान की ताकत का स्पष्ट अंदाजा हो गया। हालांकि जब उसने किंग टैन की तरफ देखा तो उसकी निगाहें कुछ अजीब सी हो गईं। वैसे लगता है आपको भाई लिन यान काफ़ी पसंद हैं। मैंने तुम्हें पहली बार किसी दूसरे पुरुष के प्रति इस तरह का व्यवहार करते देखा है। किंग टैन के गाल अचानक थोड़े लाल हो गए और उसने लिन डोंग को घूरते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं नहीं हूं। बेशक लिन यान को नहीं पता था कि लिन डोंग और किंग टैन के बीच क्या हुआ था। जैसे ही लिन डोंग और किंग टैन एक के बाद एक चले गए, लिन यान ने भी मूल रूप से जाने की योजना बनाई थी। हालांकि लिन यान के मन में एक दूसरा विचार आया। शायद पीछे वाले पहाड़ में ज़्यादा जड़ी बूटियां बची ही नहीं थीं, जिससे उपयुक्त जड़ी बूटियां ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने औषधीय सामग्री खरीदने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाने का फैसला किया। इस तरह दवा बनाने की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाएगी। बहन लिन शिया, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? लिन यान ने मुस्कुराते हुए चेहरे से लिन शिया की ओर देखा। तुम्हारा रवैया देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत करने की फिराक में हो। लिन यान से परिचित होने के कारण लिन शिया को तुरंत संकट का आभास हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूं और बाद में आपको लौटा दूंगा। लिन यान ने लिन शिया से कहा। सच में तुम्हारे साथ मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लिन शिया केवल असहाय होकर आह भर सकी और उसने लिन यान को कुछ पैसे उधार दिए। धन्यवाद सिस्टर लिन शिया। पैसे मिलने के बाद लिन यान ने तुरंत लिन शिया को धन्यवाद दिया। फिर वह सीधे किंग्यान कस्बे में स्थित व्यापारिक केंद्र की ओर चल पड़ा। जैसा कि पहले बताया गया है, वह साधना में सहायता के लिए अधिक औषधीय तरल प्राप्त करना चाहता था ताकि कुल सम्मेलन से पहले वह जल्द से जल्द पृथ्वी तत्व क्षेत्र में प्रवेश कर सके।
और औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने का सबसे निकटतम स्थान स्वाभाविक रूप से किंग्यान कस्बे का व्यापारिक केंद्र था। मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 8 दवाइयां बेचकर भारी मुनाफा कमाना। वेब नॉवल। लिन यान को किंग्यान शहर में व्यावसायिक कार्यालय तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। चूंकि लिन यान केवल औषधि बूटियां खरीद रही थी और उसे जिन मिरमोलिस की आवश्यकता थी वे उच्च श्रेणी की नहीं थी, इसलिए उसे व्यावसायिक केंद्र जैसे विशेष स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। किंग्यान में व्यावसायिक केंद्र के बाद लिन यान सीधे एक बड़ी औषधीय दुकान पर गया। लिन शिया से उधार लिए गए चांदी के सिक्कों से लेकर सारी जड़ी बूटियां गायब होने के बाद लिन यान घर लौट आए। उन्होंने अपनी अंगूठी को पुनरारंभ किया और कुछ ही देर में वृद्ध बुजुर्ग की प्रतिमा दिखाई दी। दिव्य बुजुर्ग को देखकर लिन यान की हंसी और झटकाकर बोली, अगली बार मैं आपको डांट कर कहूंगा, वैद्य बुजुर्ग। वैद्य बुजुर्ग को कोई व्यग्रता नहीं और उन्होंने लिन यान की ओर से अध्ययन में कहा, ये तो बस एक छोटी सी बात है मेरे युवा मित्र, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैद्य ने जल्द ही होम स्टोरेज को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसमें केवल औषधीय तरल पदार्थ मिलाना था, इसलिए रसायन विद्या की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वैद्य बुजुर्ग के लिए ये काफी आसान था। हमेशा की तरह उसने सीधे तौर पर अपनी अस्थि आत्मा की अग्नि को बुलाया और फिर सभी राग लाभ को मिलाकर डाल दिया और अस्थि आत्मा की अग्नि का उपयोग करके उन्हें परिष्कृत किया। लगभग 1 घंटे बाद वैद्य ने सभी औषधीय तरल पदार्थों को समाप्त कर दिया। लिन यान ने एक एक करके सब कुछ अपने अंदर दबा लिया, लेकिन पहले की तरह सूडान के बजाय उसने सब कुछ अपने साथ ले लिया। मेरे युवा मित्र, ये कौन है? वैद्य बुजुर्ग ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। आखिरकार पैसा उधार लिया गया था, इसलिए मुझे अभी भी इसे चुकाने का कोई साधन आवश्यक होगा। मैं एल्डर मेडिसिन द्वारा तैयार की जाने वाली औषधीय तरल पदार्थ की दवा की योजना बना रहा हूं और फिर एल्डर मेडिसिन से एक और प्लास्टिक बनाने की योजना बना रहा हूं। एल्डर मेडिसिन के लिए कोई रुचि नहीं होगी, है ना? लिन यान ने दवा विशेषज्ञ बुजुर्ग को नामांकित उत्तर दिया। वैद्य ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, इतना ही नहीं, इन ग्रोस्टॉथ को मिलाना उनके लिए बेहद आसान था। केवल लिन यान का किरदार ही उनके लिए काफी चुनौती भरा था। कहावत है कि अगर आपने कुछ उधार लिया है तो उसे वापस कर दो। वैद्य को कर्ज न चुकाने वाले से सख्त नफरत थी, इसलिए उन्होंने यान के कर्ज का भुगतान प्रति चुनौती की बहुत ज्यादा कीमत पर किया। अच्छी बात है, लिन यान ने राहत भरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। लिन परिवार से एक बार फिर से आक्रमण। उसे किंग्यान टाउन में व्यावसायिक कार्यालय तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इस बार वह दवा के लिए सीधे तौर पर चयनित नहीं हुई। आखिरकार स्टॉक में छोटे पैमाने पर ही कारोबार हुआ और वहां से कुछ किराने की दुकानें ठीक हो गईं। लेकिन इस बार जब वह औषधीय द्रव पदार्थ को निगल रहा था तो वह कुछ दुर्लभ चीज थी। इन्हीं की कीमत को अधिकतम करने के लिए निश्चित रूप से काला बाजार में बेचा गया। इसलिए लिन यान तेजी से औद्योगिक व्यावसायिक संस्थान की दिशा में चल पड़ा। बेशक इस बार वह एक खास जगह पर जा रही थी, इसलिए यान ने एक बांस की टोपी के लिए भी थोक व्यावसायिक व्यवसाय में प्रवेश करने से पहले योजना बनाई। जब सब कुछ तैयार हो गया तो लिन यान भूमिगत व्यापारिक चौकी में दाखिल हुई और एक खिड़की के सामने रुक गई जो आधुनिक बैंक काउंटर जैसी दिखती थी। कृपया बैठ जाइए, आपको जो भी सामान बदलना हो उसे खिड़की के नीचे रख दीजिए। थोड़ी उम्रदराज सी आवाज कुछ देर बाद सुनाई दी। यह आवाज सुनकर लिन यान ने बिना झिझक के सीधे अपनी औषधीय तरल पदार्थ निकाल ली। ये एक प्रकार का औषधीय तरल है जिसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करके और फिर उन्हें मिलाकर बनाया जाता है। ये शरीर को मजबूत बनाने की क्षमता रखने वालों के शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकता है और चोटों को ठीक करने में भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है, लिन यान ने तुरंत समझाया। एक मुरझाए हुए हाथ ने आगे बढ़कर औषधीय तरल की बोतलों में से एक को उठा लिया और फिर लिन यान को तरल के टपकने की आवाज सुनाई दी, जिससे पता चलता है कि दूसरा पक्ष दवा की प्रभावकारिता का परीक्षण कर रहा था। लिन यान ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और कुछ क्षण बाद बुजुर्ग की आवाज फिर से सुनाई दी। इस औषधीय तरल में तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ी बूटी जैसा प्रभाव है जो सौम्य प्रकृति का है। वास्तव में ये शरीर को संतुलित करने के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत उपयुक्त है। तो आप इसे किससे बदलना चाहेंगे? लिन यान ने सीधे जवाब दिया, बस इसे पैसों में बदल लो, 600 ताइल। उसने पहले लिन शिया से 100 ताइल उधार लिए थे, इसलिए 600 ताइल देने का मतलब था कि इन औषधीय तरल पदार्थों को बेचने के बाद भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाएगी।
भविष्य में अगर उसे और दवाइयाँ खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो उसे दोबारा उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे पक्ष ने उदारतापूर्वक सहमति दे दी। इसके तुरंत बाद लिन यान ने पैसे बदलवाए और घर लौटने से पहले जड़ी बूटियों का एक बैच खरीदने के लिए 100 ताइल और खर्च किए। वैद्य ने एक बार फिर कार्रवाई की और 1 घंटे से कुछ अधिक समय के बाद लिन यान के सामने ताज़ा औषधीय तरल पदार्थों का एक बैच प्रकट हुआ। इन औषधीय तरल पदार्थों को देखकर लिन यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। लगता है अब मुझे भविष्य में औषधीय तरल पदार्थों की कमी नहीं होगी। फिलहाल वह शारीरिक शक्ति के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था, जो पृथ्वी तत्व क्षेत्र से केवल 4 स्तर दूर था। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो इन औषधीय तरल पदार्थों का उपयोग समाप्त होने तक वह पृथ्वी तत्व क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। अभी दिन की शुरुआत है, इसलिए आइए अभी पैसे लौटा देते हैं। चलिए एक छोटा सा उपहार भी ले चलते हैं, क्योंकि पैसे उधार देने के लिए कोई तैयार हो ऐसा कम ही होता है। समय देखकर लिन यान ने लापरवाही से दवा की कुछ बोतलें उठाईं और दरवाजे की ओर चल पड़ी। उसने तुरंत लिन शिया को ढूंढ लिया, जो उस समय अभ्यास मैदान में प्रशिक्षण ले रही थी। आखिरकार कबीले की बैठक जल्द ही होने वाली थी, जिसके बाद किंग्यान कस्बे में शिकार की प्रतियोगिता होनी थी। हर कोई आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। लिन शिया, अभी भी ट्रेनिंग कर रही हो? लिन यान ने प्रसन्नतापूर्वक अभिवादन करते हुए तुरंत उनसे संपर्क किया। हाँ, किसी और के विपरीत मैं इतनी जल्दी शरीर को मजबूत बनाने के 6ठे स्तर तक नहीं पहुंच रही हूं, लिन शिया ने लिन यान को चिढ़ाते हुए जवाब दिया। लिन यान पैसे ने उद्धृत करते हुए लिन शिया को विवरण दिया। ये लो, ये वो पैसे हैं जो मैंने उधार के लिए लिए थे। लिन शिया आश्चर्यचकित कर देने वाली। सुबह पैसे उधार लेना और शाम को लौटना, क्या मजाक कर रहे हो? तुमने इसे मजे के लिए उधार लिया था? लिन यान ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो दस्तावेज हैं उनमें से पहले ही कई 100 ताल काम के लिए हैं तो क्या होगा? लिन शिया ने लिन यान की ओर ओके को गैन। मुझे शक है, फिर भी पैसे उसने लेने से मना नहीं किया। आखिरकार लिन पैसे यान ने ही पहले करके वापसी की थी, इसलिए उसने पैसे ले लिए और बात कहीं और खत्म हो गई। ये रुचि है। लिन यान ने कुछ और दवा की बोतलें इंजेक्ट की। गंभीर भाव से उन्होंने लिन शिया से कहा, एक बार में एक ही बोतल का इस्तेमाल करो। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बाथटब को पानी से भर दो और बोतल में 2 डाल दो। जब पानी हरा हो जाए तो तुम इसमें शामिल हो सकती हो। इसका लगातार इस्तेमाल न करना ही बेहतर है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाए और जब ये लगभग पूरा हो जाए तो पहले कुछ दिन इंतजार करें। और हाँ, इसे इधर उधर मत फैलाना। याद रखें, इसे मेरे लिए विश्वास रखें। लिन शिया को पहले लगा कि लिन यान मजाक कर रही है, लेकिन उसकी पसंद ने उसे फॉलो कर दिया। ठीक है, समझ गया, गुप्त है, लिन यान ने कहा और जल्दी से चला गया। लिन शिया की बात करें तो कुछ ट्रेनिंग के बाद वह जल्द ही घर लौट आए। रात का खाना खाया और जब आधी रात गई और वह होटल वाली थी, तभी उसे अचानक वह औषधीय तरल की याद आ गई। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, क्या मुझे इसे दोबारा देखना चाहिए? लिन यान के बारे में ये बहुत गंभीर हो रहा है, शायद थोड़ा बहुत प्रभावशाली हो रहा है। खैर, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। इस आदेश में लिन शिया ने बोतल केव्स और मिश्रण में मौजूद औषधीय तरल को पानी में डाल दिया। इस अध्याय का अंत, मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 9 सफलता पृथ्वी तत्व क्षेत्र वेब नॉवल। अध्याय 9 सफलता पृथ्वी तत्व क्षेत्र। दूसरी ओर घर लौटने के बाद लिन यान ने तुरंत अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। कबीले की बैठक नज़दीक आने और उसके बाद होने वाली शिकार की लड़ाई को देखते हुए लिन यान इन आगामी आयोजनों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा अब जबकि उसके पास प्रशिक्षण संसाधनों की प्रचुरता थी, तो इतनी मात्रा में औषधीय तरल पदार्थ प्राप्त करने के बाद वह उन्हें यूं ही बेकार पड़े रहने नहीं दे सकता था। इसलिए लिन यान ने जल्द ही अपना कठोर प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। 8 चरम पतन। पिछवाड़े में लिन यान ने 8 चरम पतन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हवा में मंडरा रहे औषधि विशेषज्ञ की ओर लगातार मुक्के बरसाए। लिन यान के हमलों का सामना करते हुए वैद्य ने बड़ी आसानी से उसके सभी हमलों को चकमा दिया। हमलों से बचने के बीच उन्होंने अपनी मौलिक ऊर्जा पर महारत का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली कोड़ा बनाया और जब लिन यान के हमले चूक गए तो उन्होंने उसके शरीर पर प्रहार किया। लिन यान ने अपने शरीर में कंपन महसूस किया, लेकिन दांत पीसकर उसने फिर से तेजी से आगे बढ़कर औषधि विशेषज्ञ पर एक और हमला कर दिया। इस प्रकार लिन यान ने अपना पूरा ध्यान अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित कर दिया। अगले कुछ समय तक उसने लगभग हर दिन इसी तरह बिताया। वह शायद ही कभी घर से बाहर निकलता था, उसका पूरा ध्यान केवल अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित रहता था।
इस कठिन प्रशिक्षण के तहत लिन्यान की 8 चरम पतन की कला में दक्षता लगातार बेहतर होती गई और औषधि विशेषज्ञ के प्रशिक्षण और औषधीय तरल पदार्थों के सेवन से उसकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ गई। उनकी साधना में तेजी से प्रगति हुई। 5 दिन बाद वह शारीरिक मजबूती के 7वें स्तर पर पहुंच गया। 20 दिन बाद वह शारीरिक मजबूती के 8वें स्तर पर पहुंच गया। 1.5 महीने बाद वह शरीर को मजबूत बनाने के 9वें स्तर पर पहुंच गया। उसके क्षेत्र में हर उन्नति के साथ, चाहे वह उसके शरीर की ताकत हो या उसके दांतियान की चौड़ाई, वे लगातार मजबूत होते गए और उनकी एक एक्सट्रीम कोलैप्स तकनीक में भी ठहराव के कोई संकेत नहीं दिखे। इस गहन प्रशिक्षण के तहत उनकी एक एक्सट्रीम कोलैप्स तकनीक ने भी एक बड़ी सफलता हासिल की और महारत के एक बुनियादी स्तर तक पहुंच गई। 2 महीने से भी अधिक समय बाद एक दिन, पूरे दिन के प्रशिक्षण के बाद, लिन यान की आंखों में उसकी थकान साफ झलक रही थी। वह जल्दी से अपने कमरे में लौटा और हमेशा की तरह बाथटब में पानी भर लिया। फिर उसने दवा की एक बोतल खोली और उसे पूरी तरह से पानी में डाल दिया। साफ पानी को धीरे धीरे घने हरे रंग में बदलते हुए देखकर लिन यान की आंखों में उम्मीद जाग उठी। क्या आज मैं पृथ्वी तत्व क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ? पिछले कुछ दिनों के प्रशिक्षण में लिन यान को यह महसूस होने लगा था कि वह अपनी साधना में एक गतिरोध पर पहुंच गया है और ऐसा लग रहा था कि इस गतिरोध को पार करना अब बस उसकी पहुंच में ही है। वह कई दिनों से कोशिश कर रहा था लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। हालांकि आज के प्रशिक्षण के दौरान सफलता मिलने की यह प्रबल अनुभूति हुई। इसलिए लिन यान इस समय वास्तव में उत्साहित था, ये सोचकर कि क्या वह औषधीय तरल के इस बैच की मदद से सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर सकेगा और अंततः लंबे समय से प्रतीक्षित पृथ्वी तत्व क्षेत्र में कदम रख सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे डॉकी महाद्वीप के योद्धा थे, केवल लड़ाकू बनकर ही कोई सही मायने में सेना में प्रवेश कर सकता था, और मार्शल आर्ट की दुनिया में पृथ्वी तत्व क्षेत्र भी इससे अलग नहीं था। ये पृथ्वी तत्व क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो वास्तव में सही रास्ते पर कदम रखना है। धड़ाम, लिन यान ने सिर हिलाते हुए इस बारे में और नहीं सोचा। वह झट से पानी में डूब गया, जिससे एक हल्की सी आवाज आई। कुछ ही देर बाद लिन यान के शरीर में एक जानी पहचानी अनुभूति फैल गई। जैसे जैसे वह पानी में भीगता गया, पानी में मौजूद औषधीय शक्ति उसके शरीर के घावों को लगातार भरती गई और उसकी त्वचा को पोषण देती गई। उन्हें एक अवर्णनीय सुकून का अनुभव हुआ और उनकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती गई। लिन यान काफी देर तक पानी में भीगा रहा जब तक उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी स्थिति चरम पर पहुंच गई है। फिर उसने एक तैयार गोली निगल ली। ये गोली यिन राक्षसी गोली थी, जो एक तीसरी श्रेणी की गोली थी जिसमें प्रबल यिन राक्षसी शक्ति समाहित थी। लिन यान ने इस बाधा को पार करने के लिए ये गोली निगल ली। शरीर को मजबूत करने वाले क्षेत्र से पृथ्वी तत्व क्षेत्र में प्रवेश करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मौलिक ऊर्जा का उपयोग करके धीरे धीरे प्रवेश करना, लेकिन इस तरह से प्राप्त पृथ्वी तत्व क्षेत्र की गुणवत्ता आमतौर पर औसत होती है। दूसरी विधि है यिन राक्षसी शक्ति को मौलिक ऊर्जा के साथ मिलाकर पराक्रम स्थापित करना। यह विधि अधिक कठिन है, लेकिन सफल होने पर प्राप्त पृथ्वी तत्व क्षेत्र सामान्य से अधिक शक्तिशाली होता है। कहानी में मूल लिन डोंग ने किंगतान के भीतर मौजूद यिन राक्षसी शक्ति का उपयोग करके सफलतापूर्वक प्रवेश किया था, लेकिन लिन यान के पास न तो पत्थर का ताबीज था और न ही किंगतान से यिन राक्षसी शक्ति निकालने का कोई साधन, इसलिए ये रास्ता व्यवहार्य नहीं था। सौभाग्य से उनके पास वैद्य थे, इसलिए उन्होंने वैद्य को यिन राक्षसी शक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए कई गोलियां तैयार करने का काम सौंपा। अब तक उसने यिन राक्षसी गोली निगल ली थी और अपने शरीर में भयानक राक्षसी ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा था। लिन यान ने तुरंत अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करके उसे निष्क्रिय कर दिया। ये बेअसर करने की प्रक्रिया पूरी रात चली। एक रात के बाद लिन यान के शरीर में मौजूद मौलिक ऊर्जा यिन राक्षसी ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत हो गई और भी अधिक विशाल हो गई। उसने अपनी चेतना को अपने दांतियान में लीन कर लिया और तुरंत ही बर्फीले नीले रंग की ऊर्जा का एक समूह पाया जो पहले वहां नहीं था। ये धीरे धीरे घूम रहा था, चारों ओर कड़ाके की ठंडक फैली हुई थी और लिन यान के आदेश का पालन कर रहा था। लिन यान खड़ी हुई और अपने शरीर का परीक्षण किया तो पाया कि वह पहले से अधिक मजबूत है। तो ये पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है। ये वास्तव में बॉडी टेम्परिंग दायरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने कपड़े पहनते हुए और अपने पूरे शरीर में शक्ति का प्रवाह महसूस करते हुए लिन यान ने संतुष्टि से मुस्कुराया। बगल में बैठे वैद्य बुजुर्ग भी लिन यान के बदलावों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें इस पक्ष की शक्ति प्रणाली में हमेशा से बहुत रुचि रही थी, इसलिए जब से लिन यान ने अपनी सफलता प्राप्त की और उसकी आभा में सुधार हुआ, वैद्य बुजुर्ग उस पर नजर रख रहे थे। तो बात कुछ ऐसी है, लड़ाकों की तुलना में
पृथ्वी तत्व क्षेत्र शारीरिक शरीर को मजबूत बनाने पर अधिक जोर देता है। ये कहा जा सकता है कि हमारे डॉकी महाद्वीप पर खेती की पद्धति डॉकी पर अधिक केंद्रित है, जो यहाँ की मौलिक ऊर्जा का उपयोग और संवर्धन है। सब कुछ डॉकी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि मौलिक ऊर्जा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ मौलिक ऊर्जा पर शोध स्पष्ट रूप से उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना कि वहाँ डॉकी पर हमारा शोध है। हालांकि यहाँ शारीरिक शक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन शारीरिक शक्ति की दृष्टि से देखें तो समान स्तर के योद्धा डॉकी महाद्वीप के लड़ाकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। कुछ देर अवलोकन करने के बाद वैद्य बुजुर्ग अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और लिन यान को संक्षेप में बताया। लिन यान को अचानक एक विचार आया, अगर मैं एक दूसरे की शक्तियों का सीधा लाभ उठाऊं तो क्या होगा? मौलिक ऊर्जा का अभ्यास करते समय मैं इसे और अधिक सटीक रूप से परिष्कृत करने के लिए सीधे डॉकी महाद्वीप की साधना पद्धति का उपयोग करूं, और शरीर को मजबूत करते समय मैं सीधे यहाँ की साधना पद्धति का उपयोग करूं। क्या इससे खामियां दूर नहीं हो जाएंगी? ये सुनकर वैद्य बुजुर्ग की आंखें चमक उठी और अचानक उनके मन में एक साहसिक विचार आया। उसने 2 स्क्रॉल निकाले और उन्हें लिन यान के सामने रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ऐसा है, युवा मित्र, क्या आप हमारे डॉकी महाद्वीप से डॉकी को परिष्कृत करने की खेती विधि को आजमाने में रुचि रखते हैं? इस अध्याय का अंत। मैं मार्शल पूर्वज नहीं बन सकता तो मैं सम्राट यान बनूंगा। अध्याय 10 जलने की तकनीक का अभ्यास। एल्ड याओ कीमिया सिखाते हैं। वेब नॉवल। एल्ड याओ ने लिन यान के सामने 2 स्क्रॉल रख दिए और लिन यान के चुनाव की प्रतीक्षा करने लगे। वह इस बारे में मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि लिन यान के अभी अभी के विचार ने उसकी रुचि जगा दी थी। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट की साधना और शारीरिक बल प्रयोग के लाभों को मिला ले तो वह कितना शक्तिशाली बन सकता है। इसके अलावा लिन यान को प्रशिक्षित करने से एल्ड याओ को भी लाभ होगा। आखिरकार उन्होंने पहले ही एक समझौता कर लिया था। जैसे ही लिन यान सक्षम हो जाएगा, एल्ड याओ उसके शरीर को निखारने में मदद करेंगे और उसे डॉकी महाद्वीप लौटने में भी सहायता करेंगे। और लिन यान की उनके प्रति कृतज्ञता को देखते हुए एल्ड याओ ने उन्हें अपना ज्ञान देने के लिए अत्यधिक तत्परता दिखाई। ऐसे में मैं एल्ड याओ को इस उदार उपहार के लिए धन्यवाद देता हूँ। लिन यान ने एल्ड याओ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्हें मुफ्त मिलने वाले इन लाभों के इस अवसर को गंवाने का कोई कारण नजर नहीं आया। इसके अलावा उनका मानना था कि उनका पिछला विचार सही था, क्योंकि मार्शल आर्ट की दुनिया में लाभ शरीर को मजबूत बनाने में निहित है और डॉकी की दुनिया में लाभ ची की खेती में निहित है। इसलिए वह मार्शल आर्ट की दुनिया से शरीर को मजबूत बनाना और डॉकी की दुनिया से ची की खेती सीख सकता है। उसने तुरंत अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और फिर एल्ड याओ से पूछा, लेकिन एल्ड याओ, आपने जो 2 ग्रंथ दिए हैं उनसे संबंधित साधना विधियां क्या हैं? क्या आप मुझे कोई विकल्प दे रहे हैं? एल्ड याओ ने लिन यान को जवाब दिया, हाँ, ये दोनों पांडुलिपियां आपके लिए चुनने के लिए हैं। मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हमारे डॉकी महाद्वीप में मार्शल आर्ट को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला, जिनमें उच्च स्तर अधिक शक्तिशाली होते हैं। बाईं ओर वाली तकनीक को ज्वाला नियंत्रण तकनीक कहा जाता है, जो अग्नि तत्व से संबंधित निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी की मार्शल आर्ट है। दाईं ओर वाली तकनीक को दहन तकनीक कहा जाता है, जो अग्नि तत्व से संबंधित पीले स्तर की मार्शल आर्ट है। ऊपरी तौर पर देखने पर यह स्पष्ट है कि ज्वाला नियंत्रण तकनीक उच्च श्रेणी की है, लेकिन दाईं ओर की दहन तकनीक में एक विशेष क्षमता है जो विकसित होने की क्षमता है। जब तक विशिष्ट परिस्थितियां पूरी होती हैं और यह आकाश और पृथ्वी के बीच कुछ विशेष ज्वालाओं को ग्रहण करता है, तब तक यह मार्शल आर्ट निरंतर रूप से विकसित हो सकता है। अंततः यह स्वर्ग श्रेणी के उन्नत स्तर तक भी पहुंच सकता है और हमारे डॉकी महाद्वीप का शीर्ष मार्शल आर्ट बन सकता है। तथापि इस बिंदु पर एल्ड याओ आह भरे बिना नहीं रह सके। वास्तव में वे बहुत दुविधा में थे। अगर वे इस समय मार्शल आर्ट की दुनिया के बजाय डॉकी महाद्वीप में होते, एल्ड याओ निश्चित रूप से लिन यान को बर्निंग टेक्निक सीखने की सलाह देंगे। आखिरकार, हालांकि यह मार्शल आर्ट खतरनाक था, लेकिन इसकी क्षमता कहीं अधिक थी। इसके अलावा, यदि एल्ड याओ भविष्य में एक नया शरीर विकसित करना चाहें, तो वे इस मार्शल आर्ट का उपयोग विकास के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि वे फिलहाल मार्शल आर्ट की दुनिया में थे और एल्ड याओ को नहीं पता था कि यहाँ कोई अलग तरह की अग्नियाँ हैं या नहीं। इसलिए अगर वह लिन यान को बिना सोचे समझे इसे सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो वास्तव में इससे लिन यान एक बेकार मार्शल आर्ट सीख सकती है। एल्ड याओ एक ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देकर उसे एक बेकार मार्शल आर्ट का अभ्यास कराने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए वह इस समय बहुत दुविधा में था। बुजुर्ग याओ को चिंता है कि यहाँ अलग अलग तरह की आग न लगे। दरअसल मुझे बर्निंग टेक्निक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लिन यान ने एल्ड याओ की चिंताओं को भांपते हुए उनसे कहा।
यद्यपि इसका अभ्यास करना अत्यंत खतरनाक है, लगभग जीवन और मृत्यु का मामला है, लेकिन यदि कोई लगातार विभिन्न अग्नियों को निगलने में सफल हो जाता है तो अंत में प्राप्त होने वाले लाभ अविश्वसनीय रूप से फलदायी होंगे। सबसे बड़ी समस्या अब ये पता न होना है कि यहाँ अलग अलग जगहों पर आग लगी है या नहीं। लेकिन मैं जोखिम उठाना चाहती हूँ, लिन यान ने एल्दर याओ से गंभीरतापूर्वक कहा। आखिरकार मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तो मैं आपके शरीर के पुनर्निर्माण में आपकी मदद करूंगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भविष्य में आपकी मदद करने के लिए शायद कई तरह की अलग अलग आग और इस जलाने की तकनीक की आवश्यकता होगी, है ना? इसलिए भले ही यह सिर्फ उस वादे के लिए हो, मुझे जोखिम उठाना ही होगा। एल्दर याओ ने ये सब सुना और भावुक हो गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उनके हृदय में स्नेह भर गया और उन्होंने गंभीरता से लिन यान से कहा, धन्यवाद युवा मित्र। भविष्य में हम शरीर को परिष्कृत कर पाएं या न कर पाएं, मैं इस उपकार को हमेशा याद रखूंगा। लिन यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माहौल थोड़ा गंभीर होते देख लिन यान ने एल्दर याओ से कहा, अरे एल्दर याओ, इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की आग भी हो सकती है। अगर कोई नहीं भी है तो क्या मेरे पास सिस्टम नहीं है? उस समय इस प्रणाली ने तुम्हें डॉकी महाद्वीप से बचाया होगा, कौन जाने शायद भविष्य में यह मुझे मुफ्त में कुछ अलग तरह की आग भी दे दे। ये सब बातें अप्रत्याशित हैं। एल्दर याओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन में उसे इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। उसने लिन यान के शब्दों को आत्मसंतोष के रूप में लिया, इसलिए अपने दिल में उसने इस बार लिन यान की वफादारी को गहराई से याद किया और वास्तव में उसे एक भरोसेमंद दोस्त माना। ये सच है तो फिर मेरे युवा मित्र, अभी से बर्निंग टेक्निक सीख लो। जब आप बर्निंग टेक्निक में महारत हासिल कर लेंगे तो मैं आपको अपने कीमियावी कौशल सिखाने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार चूंकि आपने अपना वादा निभाया है और अपने कार्यों में मेरी भावनाओं का ध्यान रखा है, मुझे भी एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है। एल्डर याओ ने लिन यान की ओर एक नज़र डाली और आगे कहा, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। लिन यान ने सिर हिलाया और जल्दी से बर्निंग टेक्निक का अभ्यास शुरू कर दिया। क्योंकि यह केवल पीले स्तर की मार्शल आर्ट थी, इसलिए बर्निंग टेक्निक सीखना मुश्किल नहीं था। विधि को समझने के बाद लिन यान ने कुछ ही घंटों के अभ्यास के बाद इसे जल्दी से सीख लिया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि उसकी मौलिक ऊर्जा का संचार तेज हो गया था और उस पर उसका नियंत्रण अधिक परिष्कृत प्रतीत हो रहा था। लगता है मेरी पिछली धारणा सही थी। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मार्शल आर्ट की हॉट टेक्निक का अभ्यास करते हुए मार्शल आर्ट की टेक्निक को भी विकसित करना संभव है। अगर उन्हें एक साथ विकसित किया जा सके तो यह अद्भुत होगा। लिन यान ने कुछ उत्साह के साथ खुद से बुदबुदाया। उनके बगल में बैठे एल्डर याओ ने लिन यान को बर्निंग टेक्निक सीखते हुए देखकर आगे कदम बढ़ाया। उसने लिन यान से कहा, अब मेरे युवा मित्र, मैं तुम्हें रसायन शास्त्र सिखाता हूँ। इस दौरान मैंने जो देखा है उससे यही लगता है कि यहाँ के लोगों में ये कौशल नहीं है। इसलिए अगर आप इसे सीख लेते हैं तो भविष्य में आप जहाँ भी जाएंगे आपका सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा। लिन यान ने एल्डर याओ को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर एल्डर याओ के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने कुछ निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री खरीदने के लिए फिर से किंग्यान टाउन की फार्मेसी में जाने की योजना बनाई। आखिरकार प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। यह अवस्था निस्संदेह सबसे खर्चीली थी, लेकिन लिन यान को इस बात का जरा सा भी दुख नहीं हुआ। आखिरकार वह एक कीमियागर की भूमिका से भलीभांति परिचित था। हालांकि शुरुआत में इससे उसकी जेब पर काफ़ी बोझ पड़ा, लेकिन एक बार इसमें महारत हासिल करने के बाद इसके फायदे उसके लिए बहुत बड़े साबित हुए। इसलिए वह तेजी से किंग्यान कस्बे में स्थित फार्मेसी की दिशा में चल पड़ा। अरे लिन यान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 2 महीने बीत गए और तुम्हें देखने के लिए आसमान तक चढ़ना जितना मुश्किल था। लिन यान मूल रूप से किंग्यान कस्बे में स्थित फार्मेसी की ओर सीधे जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। वह रुका और आवाज़ की दिशा में देखा, तब उसे एहसास हुआ कि लिन शिया उसे पुकार रही थी। इस अध्याय का अंत।